किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित हमारे खास कार्यक्रम स्वस्थ किसान में आप सभी का स्वागत है। कल 21 जून को दुनिया भर में योग दिवस मनाया गया। इसमें दो मत नहीं है कि पिछले 10 वर्षों में योग को लेकर जो कार्य हुआ है, बहुत से लोग जो योग के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे, अब व्यापक रूप से जान समझ रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी समस्या ये है कि कुछ लोग इसका पालन नहीं करते, वे समय नहीं निकाल पाते। ये उनकी अपनी मजबूरियां भी हो सकती हैं और बहाने भी हो सकते हैं। बहरहाल जीवन शैली की अगर बात करें तो हर दूसरे व्यक्ति में तनाव, डिप्रेशन सहित कई समस्याएं आज के समय में देखी जा रही हैं और टखने और साथ ही साथ जोड़ों में दर्द, फैटी लीवर, बीपी, हृदय रोग, मतलब रोगों की तो भरमार है। इसलिए आज के अंक में हम योग के जरिए रोगों को दूर करने का प्रयास करेंगे, साथ ही समझेंगे कि आखिर क्या महत्व है योग का हमारे जीवन में। तो हमारे आज के स्वस्थ किसान कार्यक्रम का विषय है मानवता के लिए योग, सदैव रहे निरोग, एक जागरूकता। योग और शारीरिक व्याधि से संबंधित यदि आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, किसी समस्या या बीमारी से ग्रस्त हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर, जो कि हैं 1800-113060, 1800-113061। 1 घंटे के हमारे इस कार्यक्रम में आपके साथ हमारे देश के 3 मशहूर योग विशेषज्ञ मौजूद रहने वाले हैं। तो आइए स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से योग चिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार भारती। आप योग के द्वारा शारीरिक, मानसिक और मनोशारीरिक बीमारियों से मुक्त रहने पर प्रकाश डालेंगे। हमारी दूसरी एक्सपर्ट हैं श्रीमती नीलम। आप भी मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान चिकित्सक और से हैं, जो खास तौर पर 40 के बाद महिलाओं में होने वाली समस्याओं के बारे में बताएंगी। आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या क्या किया जाए कि झाड़ू और पोछा और घर के काम करना भी क्या योग बन सकता है, और अगर ये ऐसा है तो ये तो कमाल की बात है। इसके साथ ही हमारे साथ प्रख्यात योग गुरु डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी मौजूद हैं। आप प्राचीन विधाओं से के शिक्षक भी हैं और 6000 से ज्यादा योग वर्कशॉप का संचालन कर चुके हैं। आप प्राण ऊर्जा के अलावा स्वस्थ तन और स्वस्थ मन पर प्रकाश डालेंगे। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जानते हैं योग के उस सूक्ष्म विज्ञान को जिससे जीवन को एक नई दिशा और दशा मिल सकती है। देखते हैं विशेष रिपोर्ट। सृष्टि की शुरुआत में अंधेरा था, घुप अंधेरा, और अंधेरा अंधेरे से ढका हुआ था। फिर एक ध्वनि के साथ प्रकाश का प्रादुर्भाव हुआ। फिर प्रकृति आई, एनर्जी यानी ऊर्जा का सृष्टि में विस्तार होता गया। फिर स्वस्थ क्षमता, स्वस्थ मन और स्वस्थ चेतना के साथ पुरुषार्थ का विकास हुआ। विकास के इस क्रम में लगभग 5000 साल पूर्व भारत में एक ऐसा इंसान हुआ जिसने चेतना के तथ्यों को रहस्य से बाहर निकालकर योग को शुद्ध विज्ञान बना दिया। महर्षि पतंजलि का योग दर्शन कहता है, योग के समान कोई बल नहीं और सांख्य के समान दूसरा कोई ज्ञान नहीं। जी हाँ, ज्ञान
सृष्टि की दृष्टि में समाहित एकमात्र योग ही तो है जो नित्य नए आयाम खोलता है। यह प्रकृति का एक मजबूत आधार है, एक ऐसा आधार जो बीज से पौधा और फिर एक वृक्ष के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह जुड़ता भी है और जोड़ता भी है। यम और नियम पर खड़ा योग की न कोई जाति होती और न ही कोई समुदाय। कहना चाहिए कि जोड़ और समाधि से बना योग एक ऐसा राजपथ है जो विज्ञान को पूर्ण चिकित्सा पद्धति से जोड़ता है। इसलिए मानना ही होगा कि योग मनुष्य के अंदर की विकृतियों का निरोध है। गौरतलब है कि हमारे ही शरीर पर हमारा ध्यान तब जाता है जब हम किसी रोग के शिकार हो जाते हैं, चाहे बात वजन के बढ़ने की हो, मोटापा की हो, हृदय रोग और तनाव या फिर निराशा या अवसाद की हो। जब सेहत पूरी तरह से प्रभावित हो जाता है तब मन में ख्याल आता है, रास्ते कहाँ खत्म होते हैं। जिंदगी के सफर में मंजिलें न भी दिखे पर दूरियां तो घट ही जाती है। तभी तो आज पूरी दुनिया एक साथ योग की शक्ति का अनुभव कर रही है। जाहिर है आज उभरते हुए भारत की विश्व गुरु के रूप में बदलती तस्वीर का श्रेय जितना हमारी संस्कृति और संतों को जाता है, उतना ही विश्व पटल पर योग को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी जाता है। एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि हफ्ते में 5 दिन हर रोज 30 मिनट योग करने से हृदय रोग और जल्दी मौत के खतरे को कम किया जा सकता है। जी हाँ, योग की सिद्धि से व्यक्ति शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से भी पूर्ण निरोगी रह सकता है। योग न केवल तन, न केवल मन, बल्कि ऊर्जा का भी संचार करता है, एक एनर्जी देता है जिससे हम पूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। यह न केवल शरीर को लचीला बनाता है बल्कि श्वसन क्रियाओं में सहायता करने के साथ त्वचा को सुंदर और बैठने खड़े होने का अनुशासन भी सिखाता है। योग के प्रयास से न केवल रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है बल्कि पाचन प्रक्रिया भी ठीक रहती है। और यदि बात महिलाओं की करें तो महिलाओं को किशोरावस्था से लेकर मोनोपॉज तक की अवस्था तक गुजरना पड़ता है। ऐसे में योग की बड़ी भूमिका हो जाती है। लेकिन अभी भी जरूरत है इस सूक्ष्म विज्ञान को जानने की और ये समझने की कि मन और शरीर के बीच सामंजस्य स्थापित करने वाला योग स्वस्थ जीवन जीने की कला है। यकीनन योग कोई सजा नहीं, मजा है। तो आइए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम सब संकल्प लें कि स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, सारा कुछ रहे अच्छा और रोग ग्रसित एक भी न हो। अब भारत का एक भी बच्चा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। जी हाँ, योग कोई सजा नहीं बल्कि मजा है। अभी आपने देखी एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट और अब आइए कार्यक्रम में जो है वो चर्चा की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पर हम रुख करेंगे योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी का। डॉक्टर गोस्वामी, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जैसे ही हम सभी जानते हैं कि जब कोविड पैंडेमिक आया तब उस दौरान जो है वो योग के बारे में लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जानना समझना शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा अपने लाइफस्टाइल में उसको शामिल करना शुरू किया। लेकिन आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो योग को उपयोगी तो मानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि हमारी दिनचर्या इस तरह की है इसलिए हमें समय नहीं मिल पाता और हम किस तरह से करें, हम अपने जीवन में 15 मिनट भी नहीं निकाल पा रहे हैं योग के लिए। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? योग साधना यदि आपके जीवन का हिस्सा हो सके तो आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पास यदि आधा घंटा नहीं है तो फिर आप योग नहीं कर सकते। योग तो एक ऐसे हल्के फुल्के अभ्यासों का समागम है जिसको आप दिन में जब भी आपको लगे थोड़ा सा भी समय है तभी कर सकते हैं। योग केवल लेटकर योगा मैट पर कर लेने वाला अभ्यास नहीं बल्कि 24 घंटे उसमें रहने वाला एक अभ्यास है।
आप श्वास तो बह ही रही है, तो क्यों ना अपने ध्यान को आती जाती श्वासों पर ले आएं। भले आप खाना खा रहे हो, वॉक कर रहे हो या काम कर रहे हो, किसान भाई अपना खेती कर रहे हो, श्वास तो वहाँ भी चली रही है। तो यदि आप श्वासों पर ध्यान ले आएंगे तो वह श्वास का ध्यान ही योग का एक अभ्यास हो जाएगा जो आपके मन को शांत करने में मदद करेगा। और जब भी लगे कि हल्का फुल्का थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा हाथों को गोल गोल घुमा लिया, मुट्ठियों को बंद कर लिया, गर्दन को दाएं बाएं घुमा लिया। और काफ़ी देर हो गई है किसान भाइयों को खेती का काम करते हुए आगे झुके हुए, तो खड़े होकर हाथ को थोड़ा पीछे पकड़ें और कमर को और गर्दन को थोड़ा सा पीछे की ओर मोड़ दें। वहीं पर उंगलियां फंसाकर हाथों को ऊपर की ओर खींचकर ताड़ासन कर लें। ऐसा करके लगातार काम करने का जो प्रभाव आपकी कमर पर और गर्दन पर पड़ रहा था उससे हम बचाव कर लेते हैं। यदि आपके पास समय है, आधा घंटा सुबह निकाल सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है, उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन लगता है कि नहीं उतना समय नहीं है, तो क्यों ना छोटे छोटे अभ्यास दिनचर्या का हिस्सा बने। और जब लगेगा कि वाह ये छोटे छोटे अभ्यास क्या काम कर रहे हैं हमारे शरीर पर, फिर अंदर से एक ऊर्जा पैदा होगी और समय निकल ही जाएगा। फिर आधा घंटा क्यों, 1 घंटा भी आप योग के लिए निकाल सकते हैं। लेकिन ये बात आप हमेशा ध्यान रखें कि केवल सुबह के समय योग कर लेना योग नहीं है। योग तो जीवन के साथ बहना चाहिए। जैसे शरीर आपका हमेशा साथ है, सांसें हमेशा साथ हैं, आपकी इंद्रियां साथ हैं, बुद्धि साथ है, जीवन हमेशा बह रहा है। तो उसी जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए योग का अभ्यास है। जैसे जीवन लगातार बह रहा है, ऐसे कोई ना कोई योग का अभ्यास भी आपके साथ लगातार हो तो उसका प्रभाव बहुत अच्छे स्तर पर होगा। क्योंकि योग केवल शरीर के स्तर पर नहीं बल्कि आपके मन के स्तर पर, भावनाओं के स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर हमारा सर्वांगीण विकास करता है और हमें मदद पहुंचाता है जीवन को स्वस्थ रहकर जीने की। बिल्कुल। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि योग करना चाहिए और कुछ लोग जो है वो ऑनलाइन माध्यम से भी योग की जो क्लासेस हैं वो अटेंड करते हैं। लेकिन डॉक्टर भारती, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पहले के ज़माने में एक दिनचर्या निश्चित होती थी। हमने कब सुबह उठना है, कब खाना है, कितना खाना है, कब सोना है। लेकिन अब आजकल का दौर ऐसा है, चाहे लोग शहर में रह रहे हों या फिर गांव में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रात के समय भी अब कई लोग जो है वो काम करते हैं। किसी तरीके का कोई टाइम जो है वो फिक्स नहीं रहता। तो ऐसे में जब हमारा ये दिनचर्या इतनी ख़राब है, हमारा खान पान में भी बहुत ज़्यादा जो है वो बदलाव आ चुके हैं, तो ऐसे में सरल तरीके से योग को किस तरीके से अपने जीवन में उतारा जाए, क्या बताएंगे इसके बारे में? ये योग के बारे में दृष्टिकोण अलग अलग मान्यताएं हैं, किंतु इस बात को देखना है कि योग का डोज आधा घंटा रोज। छोटे समय के लिए हम शुरुआत करें, छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। एक दिन में ही कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, योग में ऐसी मान्यता भी नहीं है और ऐसे अभ्यास भी नहीं है। और इसीलिए योग अभ्यास को करने के लिए दीर्घ काल की बात है, निरंतरता की बात है, अनुशासन की बात है। और इसीलिए कहा गया कि जिस भी परिस्थिति में आप हैं, जो भी आपका प्रोफेशन व्यवसाय है और जिस भी प्रकार की आपकी वर्तमान जीवन शैली है, हम यहीं से योग आरंभ कर सकते हैं। किंतु इस बात का ध्यान रखें कि जो लक्ष्य बनाए वो प्रारंभिक लक्ष्य बड़े छोटे हों, तात्कालिक हों, ताकि उसको पूरा करने के बाद जो आत्मविश्वास होगा वह हमें अगले लक्ष्य को और बड़ा बनाने में मदद करेगा। और इसीलिए योग केवल आसनों का समन्वय नहीं है, केवल कुछ आसनों का अभ्यास नहीं है। जैसा हमारे दूसरे साथी ने कहा कि योग सिर्फ कुछ आसन आदि मैट पर जो हम अभ्यास करते हैं वही नहीं है, बल्कि उस अभ्यास का असर पूरे इस मैट के अभ्यास के बाद, जिसे हम ऑन द मैट के बाद ऑफ द मैट कहते हैं, यानी पूरी दिनचर्या में, हमारे वार्तालाप में, व्यवहार में, खान पान में और पूरी जीवन शैली में वो झलकना चाहिए। और इसीलिए उसके साधन बहुत से हो सकते हैं। उसके साधन शरीर पक्ष पर हो सकते हैं, उसके साधन मन पक्ष पर हो सकते हैं। और बतौर योग चिकित्सक हमने ये अनुभव किया कि शरीर की जितनी भी बीमारी है, जितनी भी बीमारी ज्ञात है, पता है, उसका कई गुना मन के विकार और बीमारियां हैं। जिस समय हम क्रोध में होते हैं या जिस समय हम नकारात्मक विचारों में रहते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिद्वंदिता या फिर किसी व्यक्ति के बारे में जब भी हम सकारात्मक चिंतन नहीं करते, उस समय विशेष में हम अस्वस्थ रहते हैं। तो शरीर के स्वास्थ्य के साथ साथ मन का स्वास्थ्य, और यूँ कहें कि इसके साथ साथ जो स्वास्थ्य की परिभाषाओं में भी आजकल स्वीकार किया जाने लगा,
जो सबसे प्रमुख बात है और जो हमारे पूरे योग का सार है वो है आध्यात्मिक स्वास्थ्य। तो जीवन नैतिक मूल्यों से भरा हो और उसके लिए यही सारे सरल प्रयोग हैं। तो हम छोटे छोटे संकल्प बनाएं और छोटे छोटे प्रयोगों को जीवन में ले आएं। जैसे प्रत्येक भोजन के बाद वज्रासन का अभ्यास करें। दिन में जब थकान और ऐसा फील करें कि जब हमें लगे कि असहज हैं तो शवासन आदि का अभ्यास करें और श्वास आदि पर ध्यान दे करके उसको देखना। ये तो सरल और यही कह सकते हैं कि ध्यान की शुरुआत यहीं से होती है। तो योग संपूर्णतः जो जीवन पद्धति के हर आयाम से जुड़ा है और हम इसकी शुरुआत कहीं से और कभी भी से कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत बड़े लक्ष्य नहीं, छोटे लक्ष्य बनाएं। छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। बिल्कुल। तो अगर आप छोटे छोटे संकल्प भी अगर आप अपने पूरे दिन के अंदर आधे घंटे का समय भी अगर आप निकाल पाएँ तो ज़रूर निकालें। और योग के लिए वो समय निकालना आपकी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी जो है वो साबित हो सकता है। डॉक्टर नीलम, आपसे मैं यहाँ पर ये जानना चाहूँगी कि बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं जो कि हाउस वाइफ्स हैं, होम मेकर्स हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी भी हैं आपके और हमारी तरह जो हाउस वाइफ्स होने के साथ साथ बाहर भी जो है वो काम करती हैं। और अक्सर उनसे ये सुनने के लिए मिलता है कि हमारे पास घर के कामकाज के बाद जो है वो समय नहीं मिलता कि हम योग को थोड़ा समय दे पाएँ। तो ऐसी महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? वो अपने पूरी दिनचर्या में से कौन सा ऐसा समय है जब वो निकाल सकती हैं और किसी भी छोटे से सरल से आसन से जो है वो शुरुआत कर सकती हैं? खासकर महिलाओं के अंदर जो है वो टेंशन की समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि उनको मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा होता है, चाहे वो किसी भी उम्र की महिला क्यों ना हो। उनके बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए एक कहावत है कि अगर कामकाजी महिला है तो उनके लिए कहा जाता है कि महिला काम से वापस आकर काम करने में लग जाती हैं। सुना ही होगा आपने। तो महिलाओं के लिए अगर बात आती है कि उन्हें योग से किस तरह से प्रेरित किया जाए कि वो योग अभ्यास करें और किस तरह से उन्हें समय निकालने के लिए कि भाई वो समय कैसे निकले। क्या होता है कि जब महिलाएं अगर कामकाजी महिलाएं हैं तो उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है। अगर उनका समय आने जाने का लगा के पूरा लगाए तो 10 से 11 घंटे वो घर से बाहर रहती हैं। वापस आने के बाद उनके पास बहुत सारे ऐसे ज़रूरी काम होते हैं जिसकी वजह से वो अपने शरीर के ऊपर ध्यान देना बंद कर देती। और यही उनकी मानसिक अवस्था धीरे धीरे इतनी बदल जाती है। क्या है कि अगर महिला है तो सुंदर दिखना उनका सबसे बड़ा लक्ष्य होता है। दूसरा, स्वस्थ रहना, क्योंकि उन्हें परिवार को स्वस्थ रखना है। तीसरा, मानसिक रूप से सरल रहना, भावनात्मक रूप से सरल रहना उनकी बहुत बड़ी कहेंगे उपलब्धि होती है। अगर उनके भाव बिगड़ते हैं या उनका शरीर खराब होता है या उनके अंदर ऐसी हीन भावनाएं आती हैं अपने शरीर के प्रति, तो वो धीरे धीरे दुखों की तरफ यानी बीमारियों की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर नीलम, यहाँ पे आपको थोड़ा सा रुकना चाहूँगे। हमारे एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उसके बाद हम आपके साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हेलो। जी सर। जी मैडम। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका, आपने कहाँ से फ़ोन किया है? जी, उज्जैन पटना MP। जी, संदीप जी, आपने उज्जैन से फ़ोन किया, क्या जानना चाहते हैं संदीप जी? जी, मेरे को पेट में दिक्कत है, जानना चाहते हैं कौन से योग करें। किस तरह की समस्या से ग्रसित है? हेलो संदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी जी, डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी क्या बताना चाहेंगे? पेट की समस्या आजकल आमतौर पर देखी जा रही है, बहुत सारे लोगों को पेट की जो है वो दिक्कत रहती है। खान पान का तो इसके अंदर है ही बहुत बड़ा रोल, लेकिन किस तरीके का योगासन कर सकते हैं इसमें? ये निर्भर करता है कि पेट की समस्या है क्या। अब मान लो किसी को हर्निया है या किसी को डायबिटीज़ है या किसी को कॉन्स्टिपेशन है या किसी को लीवर प्रॉब्लम है, तो ऐसे में अभ्यास पूरी तरह से बदल जाते हैं। वो अभ्यास जो कब्ज में लाभकारी होंगे वो हर्निया में लाभकारी शायद नहीं होंगे। तो ये हमें देखना होगा सबसे पहले कि पेट की समस्या है क्या। या मोटापा है, वजन बढ़ा हुआ है तो बात अलग है। एक सामान्य लगता है कि पाचन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है या कब्ज की शिकायत रहती है या एसिडिटी ज़्यादा है या गैस बनती है, तो हर समस्या के अभ्यास अलग अलग हो जाते हैं।
लेकिन एक सामान्यतया यदि कोई एक हल्का फुल्का पेट में भारीपन सा रहता है तो कपालभाति क्रिया यदि व्यक्ति रोज करे तो पेट की समस्या जीवन में कभी होंगी ही नहीं, वजन बढ़ेगा ही नहीं, कब्ज होगा ही नहीं, लीवर सही प्रकार से काम करेगा, किडनी दोनों सही प्रकार से कार्य करने लगेंगी, भोजन का पाचन अच्छा होगा, जो हमने खाना खाया है वो शरीर को अच्छी तरह से लगेगा। तो कपालभाति क्रिया, इस बात को हम ध्यान रखते हैं कि यदि हाई ब्लड प्रेशर किसी को हो, हर्निया हो, कमर दर्द हो, तो वहाँ पर एक सावधानी पूर्वक इस अभ्यास को हम करते हैं। लेकिन कपालभाति में क्या करना है कि श्वास को बस धीरे धीरे बाहर की ओर हम फेंकेंगे, नाक से सांस को बाहर फेंकेंगे और पेट जाएगा अंदर की तरफ। तो श्वास बाहर निकला, पेट अंदर गया। अब इस अभ्यास को जल्दी जल्दी नहीं करना। श्वास बाहर निकला, पेट अंदर गया, बाहर वायु में दाब इतना है कि श्वास ऑटोमेटिक अंदर चला जाएगा। जो श्वास अंदर गया है उसको फिर बाहर निकाल दीजिए। तो लगातार श्वास को बाहर फेंकते जाइए, आंखें बंद करके, कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, अपने ध्यान को पेट पर रखते हुए, जब तक थकान सी ना लगे, लगातार इस अभ्यास को, अपने ध्यान को पेट पर रखकर पूरे भाव से कि मेरा पूरा पाचन संस्थान स्वस्थ हो रहा है, इस अभ्यास से इसको करें, इस भाव से करें और 3 राउंड इसका अभ्यास कर लें। पहले राउंड में ध्यान पेट पर ले आएं, दूसरे राउंड में ध्यान वक्षस्थल पर ले आएं, तीसरे राउंड में ध्यान अपने मन मस्तिष्क पर ले आएं। ऐसा करके काफ़ी हद तक पेट की समस्याओं का निदान हो सकता है। लेकिन फिर भी चूँकि अब चिकित्सा की बात हो रही है, बीमारी का कैसे उसको ठीक करें, तो ऐसे में यदि कोई आसपास योग एक्सपर्ट हैं, उनसे राय लें, उनसे सलाह लें, उनसे अपनी पूरी की पूरी जो भी प्रॉब्लम है उनसे डिस्कस करें और फिर वो जो योग के अभ्यास आपको बताते हैं उनको ज़रूर शामिल करें। जी बिल्कुल। और कब कौन सा आसन करना चाहिए, कितने खाना खाने के कितने अंतराल के बाद करना चाहिए, कुछ ऐसी बातें भी आपसे हम आगे ज़रूर जानेंगे। लेकिन फिलहाल जो है वो आपके लिए हम दर्शकों लेकर आए हैं कुछ ऐसे सरल आसन जिनको आप आसानी से जो है वो अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं उन आसनों पर। सांस संबंधित विकार हो, चाहे कमर दर्द से संबंधित विकार हो, थायराइड रिलेटेड परेशानियों में भी अर्ध चक्रासन लाभदायक है। दोनों हाथों को कमर पे रखें, कोहनियों को समीप करें, श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएं और धीरे धीरे प्रयास करें अपने सीने वाले भाग को आकाश की ओर ले जाने का। सामान्य श्वास के साथ इस आसन में बने रहें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए और धीरे से हाथों को वापस ले आए। अगला आसन कटी चक्रासन। धीरे से दोनों पैरों में कंधे जितना अंतर दें, दोनों हाथों को अगल बगल से सामने की ओर ले आए और धीरे धीरे शरीर को दाईं तरफ मोड़ें। इसमें शरीर का नाभि से ऊपर का भाग दाईं तरफ मुड़ेगा। ध्यान रहे कमर का निचला हिस्सा सीधा रहे, सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहे। यह आसन डायबिटीज के लिए लाभदायक है। धीरे धीरे वापस आए। यही अभ्यास विपरीत दिशा से। एक आसन यदि आप बाईं दिशा से करते हैं तो उसको दाहिनी दिशा से करना आवश्यक है। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को वापस ले आए और पैरों को मिलाएं। पादहस्तासन मेरुदंड को लचीला करने के लिए और पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक आसन। तो पहले पादहस्तासन के लिए दोनों हाथों को सामने ऊपर की ओर उठाएं, शरीर को खींचें और श्वास छोड़ते हुए सीधी कमर के साथ नीचे जितना सहज हो हाथों को जमीन पर लगाएं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइसिस वाले, लंबर स्पॉन्डिलोलाइसिस जिनको पीड़ा है वो ना करें। धीरे से हाथों को पंजों के पास ले आए और सिर वाले भाग को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करें। यदि जिनसे इतना ही हो पाए इतना करें। आवश्यकता नहीं है आप ज़्यादा जाने की कोशिश के लिए अपने पेट और कमर पे खिंचाव दें। श्वास भरते हुए वापस आए। धीरे धीरे हाथों को सीधी कमर के साथ वापस ले आए। अब हाथों को अगल बगल से वापस ले आए।
तो अभी आपने देखे कुछ बहुत ही सरल से आसन जिनको आसानी से आप अपने घर में भी अपना सकते हैं, अपनी दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर और अपनी सेहत को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। हमारे साथ अगले कॉलर प्रदीप साहू जी मौजूद हैं भोपाल से फोन लाइन पर, उनका कार्यक्रम में सवाल शामिल करें। हेलो। हाँ मैडम, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर प्रदीप साहू, अपना सवाल पूछे, क्या जानना चाहेंगे? सभी को योग सप्ताह की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी जी, बताएं। मैं डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी से प्रश्न करना चाहता हूँ। पूछूं मैडम? जी जी बिल्कुल, हमें आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ जी कि आप योग के इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, बहुत अनुभवी हैं, आप किसान भाई। हेलो हेलो प्रदीप जी, हम तक आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है। आप हो सके तो एक बार फिर से अपना फोन जो है वो आप दोबारा से लगाएं, तब तक हम चर्चा की जो है वो शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। और डॉक्टर प्रदीप, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आप एक बार फिर से अपना फ़ोन जो आप कर सकते हैं और डॉक्टर सुरक्षित से सीधा अपना सवाल पूछ सकते हैं। डॉक्टर नीलम, बातचीत की जो है वो शुरुआत दोबारा से करते हैं, क्योंकि हम महिलाओं के संदर्भ में जो है वो आपसे जानकारियां हासिल कर रहे थे कि कौन कौन से ऐसे आसान से आसन है जो हमारी महिलाएं कर सकती हैं। खासकर आज के समय में देखा जाता है लोग बहुत फेस योगा की बात करते हैं, कई तरह के स्टोन्स भी जो है वो मार्केट में मिलते हैं जिनसे आप अपनी जॉ लाइन को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, आप अपनी स्किन को टाइट कर सकते हैं। तो किस तरीके से जो है वो फेस योगा किया जा सकता है, खासकर अगर हम बात करें कि जिनके फेस पर चर्बी जो है वो ज़्यादा रहती है, तो उसको किस तरीके से कम किया जा सकता है? योग में ऐसे बहुत सारे आसन शुरू से ही रहे हैं जिन्हें हम करते हुए अपने चेहरे को सुंदर बनाए रखते हैं। आज के समय में कुछ लोगों ने स्पेशली फेस योग के नाम से कुछ क्रियाओं को उसमें जोड़ दिया, लेकिन पहले से ही हम बात करें तो काकी मुद्रा या फिर पीछे झुकने वाले जितने भी आसन हैं, हम जिनमें अपनी गर्दन को पीछे की तरफ लेकर जाते हैं, या फिर इस तरह के कुछ अभ्यास जिनमें हम अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाते हैं, वो सभी अभ्यास हमारे चेहरे को अच्छी तरह से पूरी तरह से चेहरे पर होने वाले दबाव या खिंचाव या फिर चेहरे पर झुर्रियाँ झाइयाँ उन्हें दूर करने में सहायक होती है। साथ ही साथ षटकर्म की कुछ क्रियाएं हैं, जैसे कुंजल क्रिया, अगर उसका भी निरंतर अभ्यास किया जाए तो वो क्रिया अपने आप में इतनी बढ़िया है कि उसे करने भर से ही आपके चेहरे पर ग्लो आ जाता है। एक क्रिया है जिसे सूक्ष्म व्यायाम में रखा गया है, कपोल शक्ति विकासक, वह तो स्पेशली कहीं इसीलिए जाती है। तो गालों को कुछ फुलाकर, काकी मुद्रा का ये एक रूप है, नाक को बंद रख के मुंह को कोए की चोंच की भांति बनाकर हम श्वास को भरते हैं। तो आप देखेंगे दो तरह की मूवमेंट होती है, एक विस्तार होता है और एक संकुचन। तो दोनों ही इस क्रिया में हम जब मुंह को बनाते हैं तो हमारे होंठ बाहर आते हैं और गाल अंदर दब जाते हैं कुछ इस तरह, और जब मुंह को फुला लेते हैं तो पोजीशन ये हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ की जितनी भी मसल्स हैं वो अपना काम करती हैं, जिससे रक्त संचार अच्छा हो जाता है और चेहरा सुंदर दिखने लगता है। लेकिन उसके भी अलग अलग, अगर आज के समय में चाहें तो हम कहेंगे कि किसी भी चीज़ को, किसी भी तरह की बहुत ज़्यादा क्रीम या इस तरह की दवाइयों का उपयोग ना करके अगर योग के सरल सरल आसनों को आजमाएं तो उनसे आपका चेहरा बहुत सुंदर रह सकता है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ देखा जाता है कि हमारी जीवन शैली के अंदर हम जिस तरीके का खान पान आजकल ले रहे हैं, जैसे जिस तरीके का खाने का हम लोग सेवन कर रहे हैं, उस दौर में देखा गया है कि पेट की चर्बी का बढ़ना या फिर जोड़ों और कमर में दर्द का होना, ये एक बहुत ही सामान्य सी जो है वो बात बन चुकी है और बहुत से लोग जो है वो ऐसी चीज़ों से आज के समय में ग्रस्त है। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऐसा आसन आप कर सकते हैं जिससे कि आपकी बढ़ते हुए पेट की चर्बी को कम किया जा सके, आपके कमर और जोड़ों के दर्द को भी ठीक किया जा सके। धीरे से पैरों को मिलाएं पवन मुक्तासन के लिए। दोनों हाथ जंघों के पास, दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री कोण तक उठाएं। घुटने मोड़ते हुए सीने के पास लाएं और धीरे से दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन उठाएं और ठुड्डी वाले भाग को घुटनों के बीच लगाएं। धीरे धीरे वापस आए, हाथों को ढीला छोड़ें, पैरों को सीधा करें
और धीरे धीरे पैरों को वापस लिए। जी, तो अभी आपने यहाँ पर पवन मुक्त आसन को देखा कि किस तरीके से आप इसे कर सकते हैं आसानी से अपने घर बैठे ही, और कैसे आप अपने बढ़ते पेट की चर्बी को कम कर सकते हैं, आप अपने कमर के दर्द को और जोड़ों के दर्द को भी आराम ला सकते हैं उसके अंदर। हमारे एक कॉलर जो है वो इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। आइए कार्यक्रम में उनका सवाल शामिल करें। हेलो हेलो हाँ मैडम, जी, डॉक्टर प्रदीप, आपका एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम में। जी, आपका प्रश्न डॉक्टर गोस्वामी से है, पूछिए। जी डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो योगाचार्य हैं किसान भाइयों के लिए कुछ ऐसी योगिक क्रियाएं कुछ डेवलप की हैं जिनको करने से ये लोग बार बार जो किसान आंदोलन पर चले जाते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी, गीता में भगवान ने एक बहुत ही अच्छा श्लोक कहा है जहाँ पर वो कहते हैं कि सुख हो, दुख हो, लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, मान हो, अपमान हो, दोनों के बीच में आना योग है। यदि हम अपने साथ बैठना आरंभ करें, ध्यान में बैठना आरंभ करें, अपने से जुड़ें, तो जो हमारे अंदर एक धैर्य पैदा होगा, एक सहज अवस्था पैदा होगी, एक ठहराव पैदा होगा, फिर हमारा विवेक जगेगा और विवेक से जो कार्य होगा वो बेहतर होगा। अभी देखा देखी जो कार्य होता है वो मनमत होता है। योग साधना के माध्यम से जब आप ध्यान में उतरेंगे तो विवेक के माध्यम से जीवन के निर्णय होंगे, जीवन के समस्त कार्य होंगे, तो वह योगमय कर्म होंगे, वह कर्म योग हो जाएगा। अन्यथा फिर वो मन के आधार पर, किसी विकार के आधार पर, किसी वासना के आधार पर जो कार्य होंगे वह योग से संबंधित कार्य नहीं कहलाए जाएंगे। तो बेहतर है कि वो ध्यान का अभ्यास करें और क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, फिर वो सच जो अंदर से फूटेगा फिर उसका साथ दें। जी बिल्कुल। और अगर आप भी योग से संबंधित कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, या अगर आप किसी समस्या से ग्रस्त हैं, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, या अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से कौन कौन से ऐसे सरल आसन हैं जिनको आप अपने जीवन में शुरुआती दौर में जो है वो अपना सकते हैं, कोई भी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारे टोल फ्री नंबर्स पर हमें फ़ोन कर सकते हैं, जो कि है 1800113060 और 61, और swasthkisanlive@gmail.com, यह है हमारा ईमेल आईडी। इसके ज़रिए भी आप अपने प्रश्न जो है वो हम तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर डॉक्टर गोस्वामी, जिस तरीके से हम गांव में भी देखते हैं कि अब तो लोगों को गांव के अंदर भी बीपी की और शुगर की जो है वो समस्याएं होने लगी हैं, और इसी फहरिस्त में अब थायराइड का नाम भी बहुत ज़्यादा चर्चा में अब सुनाई देने लगा है। हाँ। तो इसके संदर्भ में आप क्या जानकारी देना चाहेंगे? किस तरीके से कौन कौन से ऐसे योगासन हैं, या किस तरीके की ऐसी दिनचर्या को अपनाया जाए जिससे कि बीपी, शुगर, थायराइड, हृदय, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो मानव का कंट्रोल हो पाए? तो ब्लड प्रेशर में असलियत में यदि अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास व्यक्ति रोज करे तो उसका मन शांत रहने लगेगा, उसके फेफड़ों की शक्ति बढ़ जाएगी और हृदय को बल मिलेगा। बहुत ही सिंपल अभ्यास है। उसमें क्या करते हैं कि लेफ्ट नोस्ट्रल से राइट को बंद करके लेफ्ट से श्वास को धीरे से भर लेते हैं, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से निकाल देते हैं, फिर राइट से श्वास भरते हैं और लेफ्ट से निकाल देते हैं। ये चक्र लगातार बार बार करते रहते हैं। लेफ्ट से बाएं से शुरू करते हैं, पूरा भरते हैं, फिर दाएं से निकाल देते हैं, दाएं से भरते हैं, बाएं से निकाल देते हैं, और जितनी देर आप कर सकें, जब तक हाथ ना थके, बंद आंखों के साथ बहुत धीमी गति से बिना आवाज़ किए इस अभ्यास को करते रहने से काफ़ी हद तक हमारे ब्लड प्रेशर की शिकायत में आराम आने लगता है। ऐसी थायराइड ग्लैंड को बल देने के लिए यदि हम कपालभाति क्रिया का अभ्यास, जैसा हमने अभी चर्चा की थी, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाओं का अभ्यास, इसके अलावा खड़े होकर जो हम अर्धचक्रासन करते हैं जिसमें हम खड़े होकर हाथों को पीछे पकड़कर कमर और गर्दन को पीछे की ओर मोड़ दें, फिर लेटकर सेतु बंधासन का अभ्यास करें। मतलब ये है कि जो अभ्यास आपकी गर्दन पर दबाव और फैलाव डाल रहे हैं, खिंचाव डाल रहे हैं, वो अभ्यास थायराइड के लिए बहुत ही लाभकारी हो जाएंगे। ऐसे उल्टा लेटकर धनुरासन का अभ्यास लाभकारी होगा, बैठकर उष्ट्रासन का अभ्यास लाभकारी होगा, गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं, और उसके बाद उज्जाई प्राणायाम भी बहुत ही लाभकारी हो जाता है थायराइड की समस्या में। उज्जाई प्राणायाम एक बहुत ही सिंपल अभ्यास है। इसमें जब हम श्वास को भरते हैं
तो भरते हुए श्वास के साथ साथ गले की मांसपेशियों को थोड़ा टाइट कर लेते हैं और एक घर्षण की आवाज के साथ श्वास को भरते हैं और उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को निकाल देते हैं। इस प्रकार से आराम से बैठकर श्वास हमने पहले निकाल दिया, ध्यान को गले पर लाए और पूरा भरने के बाद धीरे से लेफ्ट से श्वास को निकाल दिया। तो ये अभ्यास 15 से 20 बार लगातार करते रहने से थायराइड ग्लैंड पर सीधा प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये कुछ हल्के फुल्के अभ्यास हैं जिनको सुबह खाली पेट कर लें, क्योंकि ऐसा कुछ अभ्यास ऐसे होते हैं जहां पर हमने खाना खाया है तो नहीं करने, जैसे खाना खाकर वज्रासन करे तो बहुत अच्छा है, लेकिन कपालभाति करे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो यदि आपने शाम को अभ्यास करना है तो 3 से 4 घंटे कम से कम आपके हो चुके हों, उसके बाद फिर आप योग का अभ्यास करें या फिर सुबह खाली पेट कर लें तो बहुत ही लाभकारी है। जी बिल्कुल। वहीं डॉक्टर विनय, जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डायबिटीज के बारे में, तो क्या इसके अंदर मंडूक आसन जो है वो असरदार साबित हो सकता है, उसके बारे में आप क्या बताएंगे? जी, योग चिकित्सा की जब भी बात होगी तो निश्चित रूप से एक बात तो सभी साधकों को या सभी जनमानस को इस बात को ध्यान में रखना है कि जब भी बीमारी के प्रबंधन या उपचार की बात है तो उसके लिए एक निश्चित प्रोटोकॉल बनाना आवश्यक है और व्यक्ति के हिसाब से यह अभ्यास प्रोटोकॉल अलग हो सकता है। ये अलग बात है कि हर अभ्यास के अनेकों लाभ हैं और जैसा आपने कहा कि मंडूक आसन, निश्चित रूप से मंडूक आसन और इस श्रेणी के अन्य दूसरे आसन मधुमेह प्रबंधन में बड़ा विशेष लाभ देते हैं और उसके लिए सबसे बढ़िया जो आसन प्रिस्क्राइब करते हैं उसे कहते हैं अर्धमस्तिष्क आसन, और न कर पाएँ तो वक्रासन आदि का अभ्यास करें। अग्निसार क्रिया और कपालभाति, ऐसा करने से मधुमेह नियंत्रित रहता है। किंतु यदि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी विशेष है तो मैं बतौर योग चिकित्सक ये बात बड़ी जिम्मेवारी से कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 1 या 2 अभ्यास तक सीमित नहीं रहें, बल्कि एक उसको इंटीग्रेटेड प्रैक्टिस या प्रोटोकॉल बनाएं। और योग चिकित्सक की ये जिम्मेवारी होती है कि जो भी साधक आते हैं उनकी व्यक्तिगत रूप से एक केस हिस्ट्री ले करके और उनकी जीवनचर्या, खान पान, प्रोफेशन और सोने और जगने का समय आदि सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए योग के अनेक प्रयोग का तात्पर्य षटकर्म, प्रार्थना के बाद षटकर्म आदि क्रियाओं में कौन सी क्रियाएँ उनके लिए लाभकारी है, फिर सूक्ष्म स्थूल व्यायाम क्या कुछ करना है, सूर्य नमस्कार यदि उनको अनुशंसित है कर सकते हैं तो उसका अभ्यास, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, कुल मिलाकर के एक, जैसे दूसरी पद्धतियों में हम देखते हैं कि बीमार व्यक्ति यदि कहीं अस्पताल गया तो सिर्फ 1 या 2 टैबलेट से उसका काम नहीं चलता, उसके लिए केस हिस्ट्री के बाद एक पूरा प्रिस्क्रिप्शन होता है और उसका फॉलोअप होता है। योग यदि चिकित्सा की बात होगी तब उसमें भी यही नियम लागू होते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि स्वस्थ व्यक्ति एक अभ्यास करे तो उस अभ्यास के अनेकों लाभ हो सकते हैं। मंडूकासन निश्चित रूप से मधुमेह के अलावा जो पाचन विकार हैं, जिनमें कब्ज आदि की समस्या है या वायु विकार है, उसको दूर करने के लिए और सर्दियों के लिए तो यह बड़ा विशेष अभ्यास कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक आसन के अनेक लाभ और एक बीमारी में अनेक आसन का अभ्यास, और आसन के साथ कुछ प्राणायाम और रिलैक्सेशन यदि जोड़ दें तो एक पूरा पैकेज हो जाता है। और इसी तरीके से योग चिकित्सा के संदर्भ में अभ्यास करना चाहिए। बिल्कुल। और क्योंकि बात हो रही है मंडूक आसन के बारे में, तो आपको भी दिखाते हैं कि किस तरह से आप आसानी से घर बैठे कर सकते हैं मंडूक आसन और उसका असर अपने शरीर पर देख सकते हैं। मंडूक आसन सामान्य डायबिटीज के लिए बहुत लाभदायक है और साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है और श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ करने में सहायता प्रदान करता है। अब मंडूक आसन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। मंडूक आसन, जिनको घुटनों में दर्द हो, टखनों में दर्द हो, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। धीरे धीरे अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें और अपनी मुट्ठियों को नाभि के क्षेत्र के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं। धीरे से अपनी कोहनियां समानांतर करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और भ्रू मध्य दृष्टि। धीरे धीरे वापस आएं। श्वास भरते हुए वापस आएं। ध्यान रहे वापस आने के बाद भी आपके हाथों की स्थिति वही हो।
ये ना हो कि नीचे ही आपके हाथों की स्थिति बदल गई। धीरे से वापस आए। तो अभी आपने देखा किस तरह से आप कर सकते हैं मंडूकासन। इसी के साथ हमारे कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। राकेश जी हाथरस उत्तर प्रदेश से, उनका सवाल लेते हैं। हेलो राकेश जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछे, क्या जानना चाहेंगे? मैडम, मैंने 1 साल पहले मेरी एंजियोप्लास्टी हुई थी जी। तो एंजियोप्लास्टी से पहले अनुलोम विलोम और प्राणायाम और इसके अलावा कपालभाति स्ट्रेचिंग करता था आपके लिए जी। तो अब क्या है कि एंजियोप्लास्टी जब आप कहते हैं कुछ टाइम के लिए बंद कर दिया, अब स्टार्ट कर दिए हैं, तो उससे कोई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी? जी बिल्कुल। डॉक्टर गोस्वामी क्या बताएंगे? नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन ये आप ध्यान रखें कि आपका ब्लड प्रेशर कैसा है। अपने ब्लड प्रेशर को आप चेक रखें। ऐसा ना हो कि ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है और आप ध्यान ना दें। बाकी जो पैरामीटर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल कैसा है, कितना है, उसको आप ध्यान रखें। और जो योग के अभ्यास हैं वो बड़े लाभकारी हो जाएंगे। बस उसमें ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा तेज़ी करने वाले अभ्यास, कपालभाति आप कर रहे हैं तो बहुत तेज़ी से कपालभाति नहीं करें, धीमी गति से करें। कोई भी अभ्यास योग निर्देशन के निर्देशन में ही हो तो बेहतर है, ऐसे अपनी ओर से ना करें, क्योंकि अभी हमें चिकित्सा की तरफ जाना है। लेकिन हल्के फुल्के अभ्यास बड़े लाभकारी हो जाएंगे, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है, उज्जाई प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम है, ओम का जाप है। ये अभ्यास प्राणायाम के बड़े लाभकारी होंगे। खड़े होकर ताड़ासन है, ऊर्ध्वस्तोत्तानासन है, लेटकर उत्तान पादासन है, एक पैर से उत्तान पादासन है, कटी चक्रासन है, एक पैर से पवन मुक्तासन है, सेतु बंधासन है, उल्टा लेटकर भुजंगासन है, बैठकर वज्रासन है, मंडूकासन है। ये अभ्यास आप बड़े आराम से कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कठिन आसनों की तरफ आपको नहीं जाना है, कठिन अभ्यासों की तरफ नहीं जाना है। फिर भी ये हमें देखते हैं कि हमारी उम्र कितनी है, उसके साथ कोई और समस्या तो नहीं है, बल कैसा है, सामर्थ्य कैसी है, फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर एक प्रोटोकॉल तैयार किया जाता है कि आपको कौन से अभ्यास करने हैं। लेकिन हल्के फुल्के अभ्यास आप कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वहीं डॉक्टर नीलम, अगर हमें तनाव से मुक्ति पानी हो, या फिर अगर हमें उच्च रक्तचाप की बात अगर हम करें कि अच्छा ब्लड सर्कुलेशन अगर हमें बढ़ाना हो, तो कौन कौन से ऐसे आसन हैं जो हम कर सकते हैं, या कौन कौन सी ऐसी क्रियाएं हैं जिनको हम अपना सकते हैं अपने डेली लाइफ में? तनाव की अगर हम बात करते हैं कि आज के समय में तनाव तो एक ऐसी चीज़ बन गई है जैसे हमारी दिनचर्या का वो एक हिस्सा हो। हम तनाव को लेना सीख रहे हैं, तनाव को ख़त्म करना नहीं सीख रहे हैं। तो योग में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि तनाव जैसी चीज़ों से परे रहना सिखाता है। कहा गया है कि जितना उपयोगी, जितना हमें दुखी करता है लोभ या क्रोध या काम, उतना ही दुखी हमें मोह भी करता है। और हम आज के समय में मोह की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं चाहूँगी कि अगर आप योग में से सिर्फ आसन का भाग ही चुन रहे हैं, तो आसनों में आप इस तरह के सभी आसन चुनें जिनमें आपके शरीर में खिंचाव अच्छा होता हो। जैसे ताड़ासन यानी बैलेंसिंग पोस्चर, अश्वत्थासन, ताड़ासन, या आप लेट कर शिथिल ताड़ासन कर सकते हैं। या फिर आप कुछ ऐसे श्वास की कुछ क्रियाओं को जोड़ लें अपने जीवन में, जैसे प्राणायाम की तरह नहीं। प्राणायाम में तो बंदिशें हैं काफ़ी सारी। हमें क्या करना है कि प्राणायाम ना करके, पूरा श्वास को रोकते हुए ना करके, अपने जीवन में श्वास की ऐसी ऐसी क्रियाएं जोड़ लें, जैसे बैठे बैठे लंबा गहरा श्वास लिया और उसके साथ ओम का जाप करना शुरू कर दिया, या जो आपको गुनगुनाना अच्छा लगता है वो गुनगुनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसे एक नियमित समय पर करें। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपके जीवन में तनाव बहुत अधिक हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे काम करें जो आपको अच्छे लगते हैं। उसी से क्या होगा कि जब कहते हैं कि योग क्या है, योग ऐसी साधना है जिसमें हमें पूरी तरह से अनुशासन बनाना है। अनुशासन जिंदगी में रहेगा तो आप धीरे धीरे तनाव से मुक्ति पाएंगे। बिल्कुल। हमारे अगले कॉलर मुनीश जी इस वक्त जलंधर से हैं, फोन लाइन पर मौजूद, उनका सवाल लेते हैं। हेलो 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 मुनीश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? जी मुनीश बात कर रहा हूँ मैम। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सवाल पूछिए। जी मैडम, मेरी एज 35 के करीब है। हाँ जी, तो बीपी थोड़ा रहता है, हाई रहता है, 130 के करीब रहता है। ठीक है।
जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन से आसन और प्राणायाम के साथ मैं कर सकता हूँ इसको बिना किसी दवाई के मैं ठीक कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, डॉक्टर विनय क्या बताएंगे? उच्च रक्तचाप के प्रबंधन के लिए योग में जो अभ्यास है या किसी बीमारी के लिए एक बात को पहले स्पष्ट रूप से समझना है। पहली बात यह कि योग में क्या अभ्यास करना है से जानना ये जरूरी है कि किन अभ्यासों को नहीं करना है। वो कंट्राइंडिकेटेड प्रैक्टिस यानी गलत अभ्यास करेंगे तो गलत अभ्यास का नुकसान भी निश्चित है, वैसे ही जैसे सही अभ्यास का लाभ निश्चित है। तो हमें पहली बात ये ध्यान देना है कि उच्च रक्तचाप में 4 चीज़ें लगभग मना है आपको। पहली बात ये कि श्वास रोकने का कोई भी अभ्यास नहीं करें, न अंदर शरीर के श्वास रोकें न बाह्य कुंभक न अंतः कुंभक, यानी श्वास रोकने का कोई अभ्यास आपको नहीं करना है। उछलने कूदने जंपिंग दौड़ने भागने की क्रिया भी वर्जित है। और रिवर्स बॉडी पोस्चर जिसे कहते हैं कि सिर नीचे और पैर ऊपर रहता है, वो हलासन है, वो सर्वांगासन है, वो शीर्षासन है, इस क्रम के आसनों का भी अभ्यास आपको नहीं करना है। और भोजन आदि में नमक यदि कम कर लें, ये 4 बातें विशेष ध्यान दें तो करना क्या है अब मैं वो बताता हूँ। श्वास प्रश्वास की विशेष क्रियाओं का अभ्यास करें, चाहे वो वक्षस्थलीय श्वास हो या इस एब्डोमिनल ब्रीदिंग या उदर श्वास हो। इसके अलावा नाड़ी शोधन प्राणायाम और भ्रामरी का अभ्यास करें। यदि षटकर्म की जलनेती क्रिया आप सीख लेते हैं तो ये एक रामबाण का काम करेगी। और विशेष रूप से यदि समय मिले तो योग की बहुत सी रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसे अलग अलग नामों से जानते हैं और सीधे तौर पर उसे योग निद्रा नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो ये यदि कुछ ऐसे सरल अभ्यास हैं जो बहुत विशेष और गहन प्रशिक्षण की भी ज़रूरत नहीं है और किसी भी योग शिक्षक से उनके निर्देशन में सानिध्य में जा कर के ये चीज़ें सीख लें तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही विशेष लाभ मिलेगा आपके इसके प्रबंधन में। और सावधानियों का विशेष ध्यान रखें, इस बारे में जागरूक रहें। बिल्कुल। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर्स पर 1800-113060 और 61। जब भी आप इन पर फ़ोन करेंगे आपका कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, केवल आप अपने फ़ोन की आवाज़ को, अपने टीवी की आवाज़ को बिल्कुल बंद रखिएगा, खास तौर से जिस दौरान आप अपना प्रश्न हमारे विशेषज्ञों से पूछ रहे हो। अब आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और आपको दिखाते हैं वज्रासन किस तरीके से किया जा सकता है, क्योंकि वज्रासन जो है वो पेट और दिल की बीमारी के साथ साथ जो अन्य बीमारियां हैं उनके लिए भी काफी कारगर साबित होता है। देखते हैं किस प्रकार से आप कर सकते हैं वज्रासन। जिस आसन में हम बैठे हैं यह वज्रासन की स्थिति है और यह आसन भी खाना खाने के बाद अकेला एकमात्र यह आसन है जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। वज्रासन पाचन तंत्र के लिए बहुत लाभदायक है। अगर इंसान दोपहर के खाने के बाद तो संभव नहीं है, रात्रि के भोजन के बाद भी इस आसन को 5 मिनट करता है तो उसके पाचन तंत्र में सहायता प्रदान होती है, पाचन तंत्र स्वस्थ होता है। जी, तो बिल्कुल अभी आपने वज्रासन देखा कि किस तरह से आप वज्रासन जो है वो आसानी से कर सकते हैं। और डॉक्टर गोस्वामी, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज के दौर में लोग जो हैं वो योग तो करते हैं, लेकिन जो हमारा युवा है वो जिम्स में भी जाना काफ़ी पसंद करता है। जिम में हैवी एक्सरसाइजेस करना, हैवी लोड्स उठाना, ये भी आमतौर पर देखा जाता है और कई तरह के जानलेवा एक्सीडेंट्स या कहें कि तुरंत से हार्ट अटैक भी जो है वो आजकल युवाओं में बढ़ता हुआ जो है वो दिख रहा है। तो इस विषय पर आप क्या बताना चाहेंगे कि घर बैठे या फिर किस तरीके के आसन जो है वो हम आसानी से कर सकते हैं जिससे कि हमारी जो बॉडी है, बॉडी बिल्डिंग भी हो जाए और साथ ही साथ हृदय रोग जो आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, उन पर भी जो है वो रोक जो है वो लग सके। नहीं, जिम आप भले ज़रूर जाएं, लेकिन जिम के साथ साथ उतना ही अभ्यास योग का भी करें। शरीर को बाहर से आकर्षक बनाएं, लेकिन उतना ही शरीर को अंदर से स्वस्थ भी करें। क्योंकि आजकल कोरोना के बाद में जो हमारे हार्ट के ऊपर, हमारे लंग्स के ऊपर जो एक वीकनेस आई है, उसका इम्पैक्ट आ रहा है और हार्ट अटैक हो जाता है। क्योंकि हृदय अभी उतना मजबूत नहीं हुआ। दवाइयों का प्रभाव हो या बीमारी का प्रभाव हो, जो भी प्रभाव है वो एक बहुत ही अभी समझ नहीं आ रहा है कि है क्या, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सरसाइज की तरफ आप न जाएं। आयुर्वेद कहता है कि जब भी आप व्यायाम करें
तो वो बल का आधा होना चाहिए, बलार्ध होना चाहिए। जितना आप कर सकते हैं उससे आधा ही करना। अभी हम क्या सोचते हैं कि नो पेन नो गेन, तो हम जब तक पेन ना हो जाए, हम एक्सेस में ना चले जाएं, तब तक हमें आनंद ही नहीं आता, मजा ही नहीं आता। जबकि पूरी तरह से हमारे ऋषि, हमारा आयुर्वेद इसको नकार देता है। वो कहता है कि जब आपको लगे कि अब थकान सी हो रही है, श्वास थोड़ा बढ़ गया है, माथे पर और बगल में पसीना आना शुरू हो गया है, तो वहीं पर व्यायाम को रोक देना चाहिए। और योग के अभ्यास यदि साथ साथ किए जाएं तो जो गलत प्रभाव, जिम का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, जैसे बॉडी स्टिफ हो जाती है, जॉइंट्स स्टिफ हो जाते हैं, मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है और फिर अकड़ से जाते हैं। आप देखना बॉडी बिल्डर जो चल रहा है वो एक अकड़ा हुआ व्यक्ति चल रहा होता है। वो अलग से दिख जाएगा कि जैसे रोबोट होता है, उस तरह से उसका एक मूवमेंट नहीं होता। शरीर में एक जो लचीलापन होना चाहिए वो नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ यदि योग के आसन, खड़े होकर, कमर के बल लेटकर, बैठकर और पेट के बल लेटकर आसन किए जाएं तो शरीर लचीला बना रहेगा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जिम बंद करें, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप जिम को अति ना करें, लेकिन योग का अभ्यास साथ साथ जीवन में शामिल कर दें। बिल्कुल। डॉक्टर नीलम, अब क्योंकि हम महिलाओं के संदर्भ में भी जो है वो बात कर रहे हैं, आपसे तमाम जो है वो जानकारियां ले रहे हैं। अब देखा गया है कि जो गर्भावस्था में जो महिलाएं होती हैं वो भी योग जो है वो करना पसंद करती हैं, और ये सिखाया भी जाता है कि अगर आप थोड़ा योग करेंगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है, या किसी ट्रेनर के अंडर जो है वो गर्भावस्था के दौरान योग करना चाहिए, और किस तरीके के योगासन जो है वो करने चाहिए? गर्भावस्था के लिए योग में, योग आसनों में काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं। आपके पास इतने आसन हैं कि आप उन्हें करते हुए पूरी तरह से गर्भावस्था के पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक पहले तो स्वस्थ रह सकते हैं। गर्भावस्था के दौरान कई तरह की बीमारियां, हम उन्हें कहेंगे कि रोग अपने आप आ जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि गर्भावस्था शुरू हुआ तो डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया, या फिर हमारा जो मन है वो बेचैन रहने लगता है, यानी मूड चेंज होना जिसे हम कहते हैं, वो बीमारी शुरू हो जाती है। और साथ ही साथ हमारा बैक पेन, वो तो जैसे जैसे मंथ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बैक पेन शुरू होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी अवस्था में हमें ध्यान का रखना है कि हमें शुरुआत से ही, या तो आप किसी योग चिकित्सक के पास जाकर या योग संस्थान में जाकर योग टीचर से मिलकर एक अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि आपको किस महीने में किस तरह के आसनों को धीरे धीरे बढ़ाना है और किस स्थिति में किन आसनों को धीरे धीरे छोड़ना है, या काम भी घर के किस तरह छोड़ना है। तो अगर आप शुरुआत से ही छोटे छोटे अभ्यास, यानी कि कमर को, अगर आप मना है कि बहुत ज़्यादा आगे नहीं झुकना है, लेकिन किसी भी कुर्सी को पकड़कर अगर आप आगे की तरफ सिर्फ 90 डिग्री जा सकते हैं तो वह आपका पादहस्त आसन का आधा भाग हो जाएगा। इसी तरह से आप अपनी कमर को दीवार पर लगाकर ऊपर की तरफ हाथ रख के पैरों में गैप दे के खिंचाव ला सकते हो, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक आसन है गोरक्ष आसन, तो उसमें हम सिर्फ पैरों के तलवों को मिला लेते हैं और घुटने उसमें साइड में खुल जाते हैं। तो भद्रासन भी उसी तरह से किया जाता है। तो सिर्फ उस स्थिति में इतना, यानी उस समय कैसे आसन काम आएंगे जो हम उन्हें थोड़ा सा बदलाव करके करेंगे, हम पूरे आसन नहीं कर सकते। ऐसे ही सेतुबंध आसन है। सेतुबंध आसन में हम क्या करते हैं, लेट जाते हैं, घुटने मोड़ते हैं, टखने पकड़ लेते हैं। जरूरत नहीं है टखने पकड़ने, हाथों को आराम से साइड में रखेंगे, बीच का भाग ऊपर उठाएंगे। आप देखेंगे कि ये हल्के फुल्के अभ्यास, यानी आसनों का हल्का सा बदलाव करके हम गर्भावस्था के दौरान और उसके बाद भी पूरी तरह स्वस्थ रह सकते हैं। वरना होता क्या है कि पेट बड़ा रह जाता है, कमर का दर्द, बच्चा आ गया तो काम और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और इस वजह से वो बीमारी पूरी ज़िंदगी हमारे साथ चलने लगती। तो इसलिए पूरे गर्भावस्था के दौरान एक शेड्यूल बनाएं, कुछ आसनों को बदलाव करते हुए हमेशा करते रहें। जी बिल्कुल। और अब चलते चलते आप सभी से जो है वो थोड़ी बहुत बातचीत और करेंगे यहाँ पर। डॉक्टर विनय, देखा जाता है कि एक उम्र के पड़ाव के बाद जब हम प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि कई बुजुर्ग जो हैं वो हमें सुबह पार्क में मिलते हैं और उनको ताली बजाने वाला जो है वो एक एक्सरसाइज करवाई जाती है, जिससे कि और खूब ज़ोर ज़ोर से हंसने वाली। तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? क्या ये कितना कारगर है? क्या ये रक्तचाप, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में अच्छा रहता है? स्वस्थ और प्रसन्न रहने के लिए जो भी अभ्यास किया जाए वही सही है। और ताली बजाना और हंसना, ये तो हमें किसी बहाने से भी यदि हम करते हैं
तो शरीर ऊर्जावान होता है। कहते हैं कि पूरे शरीर के अंगों का प्रतिनिधि हाथ की उंगलियां और उसके पॉइंट्स हैं। मर्म चिकित्सा और दूसरे सिद्धांतों में भी इन हिस्सों को विशेष कहा गया जिसका क्रियाशील होना जरूरी है। और ताली बजाना, प्रसन्न रहना, खुश रहना, आनंदित रहना, यह तो योग का प्राथमिक लक्ष्य है ही। और बढ़ती उम्र के साथ जब हम बहुत शारीरिक क्रियाएं करने में असमर्थ होते हैं, ऐसे में मन के अभ्यास और समय की कीमत और सामर्थ्य भी समझ में आती है, जीवन का उद्देश्य और मकसद भी समझ में आता है। और ऐसे में यदि मुस्कुराएं, हंसे, आनंदित रहें तो इससे अच्छा कोई विकल्प है नहीं। एक बात मैं जरूर ऐड करना चाहता हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल में जो अभ्यास है वो बिल्कुल मिनिमम रिस्क पर मैक्सिमम बेनिफिट देने वाले अभ्यास हैं। उनमें से अभ्यास चयन करें और अभ्यास करें, जीवन योग में बनाएं। बिल्कुल। और चलते चलते डॉक्टर गोस्वामी, आपसे भी प्रतिक्रिया ज़रूर लेना चाहेंगे। आप बहुत संक्षेप में क्या आप सलाह देना चाहेंगे लोगों को अब आगे चल के योग के बारे में? योग जीवन का हिस्सा बनाएं। जैसे आप ब्रश रोज करते हैं, नहाते रोज हैं, खाते रोज हैं, रोज सोने के लिए जाते हैं, दिन भर रोज काम करते हैं, ऐसे ही इस शरीर के स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए रोज योग का अभ्यास करें। रोज थोड़ी देर ध्यान के लिए बैठ जाएं, अपने साथ बैठ जाएं। अपने साथ व्यक्ति तभी बैठ सकता है जब उसका सौभाग्य जगा हो। जैसे ही आप अपने साथ बैठते हैं, आपका मन शांत होने लगता है, हल्का होने लगता है, आप प्रेम से भर जाते हैं, आप धैर्य में आ जाते हैं। और जो मन की हलचल है वो काफ़ी हद तक केवल अपने साथ मौन और एकांत और ध्यान में बैठते ही काफ़ी हद तक वो दूर होने लगती है। दिन में जब भी याद आए, लंबा गहरा सांस भरें, पेट तक उसको जाने दें, उसको पूरी तरह से ध्यानपूर्वक श्वास को भरना और ध्यानपूर्वक श्वास को निकालें। और जीभ के दो ही काम हैं, बोलना और खाना। ऐसा भोजन करें जो आपके लिए लाभकारी हो, ऐसा वाणी बोलें जो सामने वाला प्रसन्न हो जाए, हल्का हो जाए। अक्सर क्या होता है, हम गलत बोलकर, उल्टा सीधा बोलकर मन के रोग पैदा कर लेते हैं, उल्टा सीधा खाकर तन के रोग पैदा कर लेते हैं। तो आप नपातुला बोलें और नपातुला खाएं। बिल्कुल। तो इसी के साथ आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए और इतनी अहम जानकारियाँ योग से संबंधित, आसनों से संबंधित आप लोगों ने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, उसके लिए आप तीनों का शुक्रिया। नमस्कार। तो स्वस्थ शरीर ही नहीं, सुंदर काया भी देता है योग। योग को जिंदगी में शामिल कीजिए और स्वस्थ रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि दर्शक आपकी ये जो सलाह से लाभान्वित ज़रूर होंगे। और आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें ज़रूर लिखिए। हमारा ईमेल आईडी है swasthkisanlive@gmail.com। तो आज के लिए दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।